हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के, यूपी पुलिस के कांस्टेबल के PYQ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे सोल्व करेंगे और इसमें कंप्लीट पेपर रहने वाला है आपके लिए। टोटल जितने भी क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, ठीक है, जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 के 150 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये हमारी बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की। इसमें अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, इसका हम करें वीडियो सोल्यूशन 2006 से 24 तक। यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे आपके कवर हो जाएंगे, सारा आपको वो पैटर्न कवर हो जाएगा जो यूपी पुलिस में पूछे हैं, या यूपी पुलिस के एग्जाम में जो क्वेश्चन फेवरेट रहते हैं एग्जामिनर के, सारे आपके वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में। अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला पेपर। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 28/1/2019 को सेकंड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, इसमें सारे के सारे वो कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज, पहले कवर करेंगे जनरल नॉलेज, उसके बाद ऐसे करते करते सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे जितने भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये जाना जाता था किस नाम से? संयुक्त प्रांत के नाम से। ठीक है, फिर 24 जनवरी 1950 में इसका नाम कर दिया था उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अभी क्या है, 24 जनवरी को हमेशा क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, तो इसका पहले नाम क्या था? 1937 से 50 तक संयुक्त प्रांत। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो ये कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है, आप ध्यान रखेंगे, आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? ठीक है, यूपी की जो सबसे लंबी नहर है दोस्तों, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, ध्यान रखेंगे आप, शारदा नहर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या नाम है? शारदा। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आप ध्यान रखेंगे 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, इसको अलग कर दिया गया था और इसको नाम दे दिया था उत्तरांचल। ठीक है, और फिर 1 जनवरी 2007 को इसको क्या नाम दिया? उत्तराखंड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 2000। क्वेश्चन नंबर 5, 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? सीवी रमन को, ठीक है, 1930 में किसके लिए मिला था दोस्तों? ठीक है, इसको इसने दिया था रमन इफेक्ट। ठीक है, और किसमें? फिजिक्स में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, मतलब कि भौतिक शास्त्र में इनको क्या मिला था 1923 में सीवी रमन को नोबेल प्राइज। क्वेश्चन नंबर 6, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? ठीक है, तो इस बुक का नाम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, इस बुक का नाम है क्या? बिस्टली टेल्स। ठीक है, बिस्टली टेल्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। तो आप ध्यान रखेंगे, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी जो कविता थी, इसका नाम था 1 नवंबर 1984। कौन सी थी? 1 नवंबर 1984। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी? ठीक है, रक्त समूह जो प्रणाली है दोस्तों, इसकी खोज ब्लड ग्रुप सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो किसने डिस्कवर किया था? ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, ये किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टेनर ने। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज ए कंप्यूटर फॉर्म दैट टारगेट्स इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, इट अटैक्स ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम इन 2007। कहता है डैश एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है, इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है स्टक्सनेट। ठीक है, स्टक्सनेट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को डैश कहा जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट फेमस है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पाक स्टेट। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? ठीक है, इस स्टेट का नाम है, ध्यान रखें, क्या है? अलास्का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये किसी से भी अपनी सीमा है जो बाउंड्री शेयर नहीं करता। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, अलास्का। क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तीसरे नंबर पे नाम किसका आता है दोस्तों? ये पूछा है, ये आता है किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूएसए। ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो ये बताना है आपको, संयुक्त, ठीक है, अरब अमीरात में कौन सा नहीं आता?
तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, दुबई आता है, अबू धाबी आता है, शारजा आता है, लेकिन जो मस्कट है, ये मस्कट कहाँ का है? ये ओमान का एक सबसे बड़ा शहर है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ बहरीन? ठीक है, जो बहरीन है इसकी राजधानी कौन सी है? ठीक है, बहरीन की राजधानी है क्या? मनामा। ठीक है, मनामा शहर बहरीन की क्या है? राजधानी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? ठीक है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या था? इसका नाम था श्रीमती मीरा कुमार। ठीक है, श्रीमती मीरा कुमार। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ये जो कांग्रेस के प्रमुख नेता है उनमें से एक थी और 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र से इसने क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या नाम था? मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? ठीक है, इसका जो विद्रोह हुआ था दोस्तों किस शहर में हुआ था? मेरठ में। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ठीक है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी गुजरात राज्य से संबंधित है, ध्यान रखेंगे आप। और यह बेसन और दही से बनाया जाता है। ठीक है, किससे बनाया जाता है? बेसन और दही से। और कहां से? ऑप्शन फर्स्ट गुजरात। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम क्या था? उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड। और जिसे पहली बार 30 मई 1826 को कहां से? कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। और इसके जो संपादक थे उसका नाम क्या था? युगल किशोर। ठीक है, और कहां के थे? कानपुर के। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन सेकंड, उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो भारत की हरित क्रांति में योगदान था दोस्तों किसका? ठीक है, ये किस्म थी लरमा रोजो। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? ठीक है, भारतीय संविधान के जो प्रारंभिक मसौदे को तैयार किया था ये कौन थे? तो इनका नाम था जी बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, इन्होंने जो प्रारंभिक मसौदा था इसको संविधान का उसको तैयार किया था। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इनका नाम क्या था? बेनेगल। आप मेरे साथ बोलेंगे साथ में, ठीक है ना, ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी चीजें। बेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 21, उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है दोस्तों? ये है जोधपुर में। ठीक है ना, उमेद भवन पैलेस कहां पे है? राजस्थान के जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 22, लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है, लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ध्यान रखेंगे ये है महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 23, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, ये कौन सा वर्ष था दोस्तों? ये हुआ था, ये काम हुआ था कब? 2016 में। ठीक है ना, 2016 में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुत भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, 1773 से 1785 तक। तो ये थे दोस्तों कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है ना, लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सॉरी, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, क्या थे? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का मुख्यालय डैश में है? ठीक है, आईसीआरए का जो मुख्यालय है दोस्तों ये कहाँ पे है? ये है हरियाणा के गुड़गांव में। ठीक है, हरियाणा के गुड़गांव में है। और ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? ठीक है, जो पर्यटन है दोस्तों किस द्वीप में भारत सरकार ने इसको क्या बना दिया? अवैध बना दिया। इसको बना दिया है कहां पे? सेंटिनल द्वीप। ठीक है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन फोर सेंटिनल द्वीप। ठीक है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया दोस्तों? ठीक है, इस द्वीप का नाम है सेंटिनल द्वीप। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? ठीक है, ये किया गया था, ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन फर्स्ट सिक्किम। ठीक है, सितंबर 2018 में सिक्किम राज्य के पहले तथा भारत के 100वें नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और यह ध्यान रखेंगे आप, नागरिक विमानपत्तन गंगटोक से 30 किलोमीटर दूर 4500 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है,
पाकयोग में कहाँ है, निर्मित है। इसको बनाया गया है कहाँ पे, पाकयोग में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री डैश थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे दोस्तों, इनका नाम था बलदेव सिंह। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है, एक द्वीप पर स्थित है। ठीक है, किस नदी के एक द्वीप पर स्थित है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये कहाँ पे है, नर्मदा नदी के द्वीप पे। और जो इसकी हाइट है कितनी है, कहाँ पे, गुजरात में है। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट 182 मीटर या कहेंगे 597 फुट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। कहता है पोलन इज प्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट ऑफ द फ्लोर। ठीक है, ये दोस्तों होता है, ध्यान रखेंगे किसमें, पराग कोश में, या इंग्लिश में कहते हैं इसको एंथ्रेस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। ठीक है, विच बैक्टीरिया इज ओवल शेप्ड और स्पेरिकल। ठीक है, इस जीवाणु का नाम है दोस्तों, इसे बोलते हैं कोकस। ठीक है ना, कोकस बैक्टीरिया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, द वेवलेंथ ऑफ द वायलेट कलर इज अबाउट। गिरग्योर में जब लाइट किसी भी प्रिज्म में पड़ेगी 7 कलर में डिवाइड होती है। जो वायलेट है दोस्तों, इसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है, रेड कलर की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और इसकी होती है अबाउट 380 टू 450। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही करेंगे हम, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, मक्खन डैश का उदाहरण है, बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, बटर किसका एग्जाम्पल है, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये है दोस्तों किसका, कोलाइडल घोल का। ठीक है, किसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोलाइडल घोल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल नॉट हैव द 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ग्लोबल साल्ट में दोस्तों इसे बोलते हैं, ग्लोबल सॉल्ट को बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और इसमें तो 10 होते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 10H2O। ठीक है, वैसे ही वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 हो जाएगा 10H2O, Na2CO3 10H2O, इसमें भी 10 होते हैं। वैसे ही सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, इसे बोलते हैं बोरेक्स। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं, 10 होते हैं, ध्यान रखेंगे Na2B4O7 10H2O। लेकिन दोस्तों ये है जो इप्सम साल्ट है, इसमें 10 नहीं होते। ठीक है, इप्सम साल्ट किसे बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम साल्ट बोलते हैं। इसमें 10 नहीं होते, इसमें 7H2 होते हैं। ठीक है, वाटर कितने मोलिक्यूल होते हैं, 7 होते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यही पूछा है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, दौरान वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में, इसमें वाटर का, तो किसमें 10 मॉलिक्यूल नहीं होंगे, ये होंगे किसमें नहीं होंगे, इप्सम साल्ट में। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, किसने, सर विलियम मुइर ने। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी, और इन्होंने भारत के उत्तर प्रदेश का क्या किया था, नेतृत्व किया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। 17 में कौन थे दोस्तों, आपको पता ही होगा, योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों, ये है सारस। ठीक है ना, क्या है, सारस। राज्य वृक्ष अशोक, राज्य पुष्प, ठीक है, पलाश, और राज्य पशु बारहसिंगा, और राज्य खेल क्या है, हॉकी है। ऑप्शन, ठीक है, पूछा क्या था इसने, पक्षी सारस। अभी न्यूमेरिकल एबिलिटी से जो क्वेश्चन आए थे इस पेपर में, वो सारे कवर करेंगे। कहता है एक्स के पास बैंक खाते में 90.53 रुपये शेष हैं, 67.14 रुपये जमा करने और 70.16 रुपये की निकासी के बाद शेष राशि क्या है। देखो, इतने जमा कर दिए दोस्तों और इतने निकाल लिए, तो कहेंगे हम सीधा कितने निकाल लिए, इसका डिफरेंस ले लेंगे, 70.16 में से आप माइनस कर दोगे 67.14, तो ये आएगा 2 0 और ये आएगा 3। ठीक है, 3 पॉइंट सीधा इसमें से माइनस कर दो, 3.02, 90.53 में से 3.02 माइनस कर दो, तो ये आएगा 1 5
नंबर में से 3 गए 87, 87.51 ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, दो संख्याओं का महत्तम समार्थ और लघुत्तम समार्थ दिशा है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की दोगुनी, बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, संख्याओं का जो एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे ना, ये संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर है। एक संख्या है मान लो एक्स, और दूसरी क्या है? बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुनी से 2 अधिक है, तो इसका दोगुना टैक्स 2x आ गया, और उससे 2 अधिक है, ये 2x+2 है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट इसके बराबर है, तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल दोगे तो आएगा 2x²। या आप सीधा पुट करके देखो, छोटी संख्या ज्ञात करो, x की वैल्यू 4 पुट करते हैं। ठीक है, ये आएगा 4 दूनी 8 और 2 10 की 4 से गुणा 40, सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर मैं पुट करता हूँ 6 तो आएगा 6 दूनी 12 तो 14 14। ठीक है, ये आएगा 14, और ये आएगा कितना? x की वैल्यू कितनी पुट करी? 6 दूनी 12 6, तो 14 गुना 6, 14 6 84, ये भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। ठीक है, 10 पुट करेंगे, 10 दूनी 20 और 2 22 गुना 10 200, ज़्यादा चला जाएगा, तो बचा कौन सा? फिर 8 8 दूनी 16 और 2 18, 18 144 होता है, सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, छोटी संख्या क्या ही? x की वैल्यू है 8। क्वेश्चन नंबर 41, दिस इज इक्वल टू दिस, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपस में प्रोपोर्शनल है, तो आप लिखोगे 4/5 डिवाइड बाई 12/10, तो 12 नीचे आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, बराबर होना चाहिए x/6, बटे में करोगे 9/2, तो 9 नीचे आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो हम काट देंगे इसको। ये आएगा 5 1 5 5 दूनी 10, 2 पे काटेंगे 6 आएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 पे काटा 6 आया, 4/6 हो गए, और इस 6 से ये 6 भी कैंसिल। ठीक है, और 2 से ये 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या है? 9 दूनी 18, x बराबर है 18, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, 800 के 85% के 120% के 40% का मान ज्ञात कीजिए। 800 का 85%, फिर उसका 120%, 120% की फ्रैक्शन क्या होती है? 6/5, 40% 2/5, तो ये आएगा हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 पे काटेंगे इसको, 5 पे आएगा 17। ठीक है, क्या आएगा? 17। अभी 17 छिक्का 102, 102 की गुना करनी है हमें 16 से, तो ये आएगा 1600 प्लस 16 दूनी 32, 1632 बटे में है दोस्तों 5, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे, तो 1632 का डबल कितना आएगा? 3264 बटे में 10 है, तो ये आएगा 326.4, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। वैसे आपको पता था एक ही वैल्यू है जो फ्रैक्शन आएगी, क्योंकि बटे में 5 था, एक ही ऑप्शन था ऐसा, इसलिए आप डायरेक्ट ही ऑप्शन करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया इसमें? इसमें क्या होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 326.4। क्वेश्चन नंबर 43, यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये की मरम्मत के रूप में खर्च किए गए, इसे अंकित मूल्य 20% लाभ पर, अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है, तो अभिष्ट बिक्री का मूल्य ज्ञात करें। देखो सीपी कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे सीपी टोटल हो गया इसका 50 रुपये एक्स्ट्रा मरम्मत पे 350। ठीक है ना, सीपी हो गया 350, अगर वो 10% अधिक क्या करता है? लागत मूल्य 10% अधिक है, 50 रुपये मरम्मत पर खर्च किए, इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना है, जो लागत मूल्य से क्या है? 10% अधिक है। ये है दोस्तों लागत मूल्य 100, सीपी है ये एमपी है 10% अधिक 110। अब यहाँ पे 20% का प्रॉफिट कमा के आगे बेचेगा, तो एसपी कितना होगा? 20% का प्रॉफिट कमाएगा, मतलब कि इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5, 22 110 होता है, 10 होता है, तो मतलब 132 में बेचेगा, एसपी कितना होगा? 132। ठीक है, तो आपको बताना है अब इस बिक्री मूल्य, 100 यूनिट की वैल्यू है 350, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? बटे में 100, बताना है किसका है? 132 यूनिट की वैल्यू। अब इसको काटो, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 था 35, 2 पे काटूंगा इसको, ये 2 छिकी 12, 2 छिकी 12, 66 आएगा, और 66 गुना 7 करेंगे, 7 छिक 42, 4 कैरी 7 छिक 42 और 4 46, कितना होगा दोस्तों? 462, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, प्रभावी एकल समतुल्य प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट दी जाती है?
तो दोस्तों 20% की और 10% इफेक्टिव रेट निकालनी है, तो कैसे करते हैं, एक्स प्लस वाई मतलब 20% प्लस 10% प्लस होता है, ठीक है, प्लस नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, माइनस होता है। माइनस होगा 20 × 10 इंटू बटे में 100%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आएगी 30%, तो ये हो गया, माइनस 2% करेंगे कितना आएगा, इफेक्टिव रेट आएगी 28%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1,000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये है। 1,000 रुपये दोस्तों मूलधन गुना दर बटे में या इंटू में टाइम बटे में 100 किसके बराबर होता है, एस आई के बराबर। और जो एस आई दिया है 5 वर्ष का कितना है, 440। यहाँ पे हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, आर की। तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, और 10 से 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आई 44/5। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे, तो होगा 88/10, क्या होगा 8.8%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, उस काल अवधि को ज्ञात करें जिसमें 1,000 रुपये के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 331 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हो। टाइम बताना है दोस्तों, ठीक है। मान लो क्या है, रेट है 10%, तो पहले साल क्या होगा, 10 से 11 हो जाएगा, मतलब अपने आप को कोई प्रिंसिपल 11/10 हो जाएगा, ठीक है। मान लो एन एन ईयर में, और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 1,000 से कितना हो गया 1,331, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ देंगे इसमें 1,331, तो ये होता है 10/11 का क्यूब। तो एन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एन की वैल्यू आएगी कितनी, 3 साल। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, 3 साझेदार ए बी सी क्रम से 5 4 5 और 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है, सी का ए से 200 अधिक है दोस्तों, सी का कितना है 6 यूनिट है, ए का है 4 यूनिट है, तो 2 अधिक है, यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू है 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 100। तो उनके प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। प्राप्त कुल कितना होगा, 6 और 5 11 और 4 15, 15 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 100 से गुणा कर देंगे 1500। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, 3 साझेदार ए बी सी तो 3 4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी के प्रत्येक के शेयर में से आधा हिस्सा लिया, ठीक है। यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 रुपये, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखो जो डी है, ए और सी के आधे में से कितना, देखो 2 3 4 था ए बी सी का। अब एक डी बंदा आ गया, उसने क्या लिया, शेयर कितना लिया, ए और सी के प्रत्येक के शेयर में से आधा हिस्सा लिया। ए का लाभ 2 है, इसमें से एक लेगा 1, और सी का आधा 2, इसने लिया फिर 3 यूनिट, ठीक है, ए कर दो 3 यूनिट। और सी का हिस्सा कितना है, सॉरी डी का हिस्सा कितना है 100, तो 3 यूनिट की वैल्यू 100 है दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 100/3 आएगी। बताना क्या है, कुल लाभ ज्ञात करें, ठीक है। कुल लाभ कितना है, ये है 4 3, सॉरी अभी उसने कितना ले लिया, इनके हिस्से में से इतना ले लिया, तो इसमें इसका कितना बच गया, 1 बच गया, और इसका बच गया 2, ये हमने ध्यान नहीं दिया इस चीज का, ठीक है। अब आप कहेंगे 3 यूनिट की वैल्यू तो 100 था, एक की वैल्यू कितनी आई 100/3, बतानी कितनी है, टोटल टोटल कितना हो गया दोस्तों, 3 और 1 4 2 6 3 9, 9 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 3 से काटेंगे 300। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं और 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। प्रति वस्तु की बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य 20% पर लाभ होना चाहिए। दोस्तों 10 की दर से 7 वस्तुएं, तो 7 वस्तुएं 10 की दर से 70 रुपए की ये पड़ी, 11 के हिसाब से 9 वस्तुएं, तो 11 × 99 प्लस 15 14 कितना होगा 210, ठीक है। इतनी सारी वस्तुएं इसको इतने टोटल में पड़ी, ये टोटल कितनी वस्तुएं हैं, 7 10 और 11 21, सॉरी 14, ये 7 और 9 16 और 14 30, तो एक वस्तु है दोस्तों, इसको इतने का पड़ेगा कॉस्ट प्राइस सीपी, ठीक है ना। तो एक वस्तु कॉस्ट प्राइस इतने का पड़ा इसको, तो यहाँ पे कमाना चाहता है 20% का प्रॉफिट, वो तो कितने बेचेगा प्रत्येक वस्तु, तो ये 20% इसका, देखो इसमें जोड़ो पहले, ये आएगा 21 और 9 30, 30 और 7 37, ठीक है, 370 और 9 379/30, एक वस्तु इतने की पड़ी, 20% का प्रॉफिट कमाने के बाद इसका 6/5 में बेचेगा, तो अब इसे निकालो, 6 × 6 6 × 30, ठीक है। तो आप ऐसा करो, अब 25 है ये, नीचे 4 से ऊपर गुना कर दो, 4 से नीचे ऊपर, ठीक है, 4 से नीचे 4 से ऊपर, तो 25 चौका 100, नीचे बन गया 100, और ऊपर क्या बनेगा दोस्तों, 4 निमा 36, 3 कारी 4 7 28 और 3 31,
3 कारी 4 3 12 3 15 बटे में करेंगे 100 तो ये आएगा 15.16 पड़ेगा एक वस्तु का उसको क्या सेलिंग प्राइस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। बी और सी वही काम 16 दिन में, ए और सी 24 दिनों में कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो ए प्लस बी जब भी ऐसी कंडीशन हो कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। डायरेक्ट आपको करना है बी प्लस सी 16 दिन में और सी प्लस सी करते हैं 24 दिन में। जब ऐसा डायरेक्ट करना है तो टोटल वर्क क्या है इन सभी का एलसीएम आएगा, मान लेते हैं 48 टोटल वर्क है। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी आएगी 12 चौक 48, इसकी आएगी 3 16 3 48 24 दूनी 48। तो अब सभी को ऐड करेंगे ना, ये आएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। ठीक है, और किसके बराबर आएगा ये 4 3 7 8 तो 9 के बराबर। तो एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे, आप कहोगे 9/2 करवाना कितना है, मिलके कितने दिन में करेंगे 48 करवाना है, बटे कर देंगे 9/2 से तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 3 तिया 9, 3 पे आएगा 16 3 48, तो ये आएगा 16 दूनी 32/3। ठीक है, तो 32/3 ये आएगा, इसको लिखेंगे 30/3, 10 आ जाएगा और प्लस 2/3 दोस्तों, तो ये आएगा 10 पॉइंट कितना आएगा 67। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, कुछ आदमी या एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्री यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटा गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब दो इक्वल डिस्टेंस उसने कवर करी है दोस्तों। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका होता है ट्वाइस ऑफ ए बी। 21 की स्पीड थी, फिर 24 की, बटे में करते हैं ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी मतलब 24 और 21 45। अब इसको कैंसिल आउट करो तो ये करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर दे, 3 पे आएगा 15, 3 पे आएगा 8। ठीक है, फिर 3 पंजे 15, 3 सत्ता 21, ये आएगा 7 56, 56 दूनी 112/5, 112 का डबल कर दो 224/10। ठीक है, 224/10, सॉरी आप इसको ऐसे ही रखो 112/5 रखो क्योंकि 5 घंटे है। 112/5 क्या है इसकी एवरेज स्पीड आई। अब स्पीड ये है दोस्तों 112/5 है, टाइम लेता है 5 घंटे में। ठीक है, तो एवरेज स्पीड से वो कितने में कवर कर देगा, कितना डिस्टेंस कवर कर देगा 5 घंटे में। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, तो ये आएगा 112 किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। अनुपात क्या है 5:6 है गति का। दूसरी रेलगाड़ी कहते हैं 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है 5 घंटे में। पहली रेलगाड़ी की गति बताओ। देखो दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड निकाल लेंगे यहाँ से, टोटल डिस्टेंस बटे में टाइम क्या है 5 से भाग कर देंगे, 5 नहीं 45 90 किलोमीटर पर आवर। और रेशियो क्या है स्पीड का 5:6 है, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू 90 है। तो एक की आएगी दोस्तों 15 6 90 होता है, और 5 की आएगी 15 5 75। ठीक है, तो पहली रेलगाड़ी की स्पीड क्या आएगी 75 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल ये है, तो भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक होती है लेंथ आयत में ब्रेथ। ठीक है, और इसकी जो भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है, तो ये x है, ये है 3x। और लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, ये होगा गुना करेंगे 3x के, ये होता है क्षेत्रफल के बराबर 768। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 256। x की अगर 256 है, x है 16। परिमाप होता है, ठीक है, ब्रेथ हाई कितनी, ये 16 आ गई, ये 16 3 48 होगी। तो परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ठीक है, एल प्लस बी जोड़ेंगे कितना आएगा 4x, और x की वैल्यू कितनी है 16 है। 16 चौके 64 का डबल कितना आएगा दोस्तों 128। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, 3 अंकों की एक संख्या ए बी सी जिसमें से ए 100वें स्थान पर, बी 10वें स्थान पर और सी इकाई के स्थान पर है। यदि संख्या में ए बी सी में पुनः लिखा गया तो इसे 7 11 और 13 के लघुत्तम समावर्त से विभाजित किया गया तो परिणाम क्या होगा। अब देखो दोस्तों, जो 7 11 13 आपको पता होना चाहिए जो नंबर है इनसे कौन सा डिवाइड होगा, इन तीनों का एलसीएम, और ये होता है 1001। ये क्वेश्चन बहुत बार ही आता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब 1001 की पुनरावृत्ति की कराई गई, ठीक है, तो इसको ए बी सी को लिखोगे ना, ए बी सी को लिखोगे इसको 1001 की फॉर्म में, तो ए 100वें स्थान पे है, ए कौन से, ठीक है, ए क्या है सैकड़े के स्थान पे है, तो ये होगा 100 इंटू में ए, प्लस बी है दहाई के स्थान पे 10b प्लस सी, ऐसे होगा, इस फॉर्मेट में होगा। और इसकी एक तो संख्या ये होगी और एक संख्या ऐसी है। अब इसको इनसे विभाजित किया गया दोस्तों
ठीक है, इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा इन तीनों के मल्टीपल से, तो ये बचेगा। तो आपको बताना है परिणाम क्या होगा दोस्तों, परिणाम क्या होगा, ये संख्या होगी दिस, और जो होगा ए इसके सैकड़े के स्थान पे, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी। तो क्या आएगा ABC, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, एक अंक सॉरी एक 5 अंकों की संख्या 44 से विभाज्य है तो कौन सा अंक x के स्थान को प्रस्तावित कर सकता है। ठीक है, ये किसी 44 से भाग होती है। 44 से भाग का मतलब है दोस्तों, ठीक है, ये 11 से भी भाग होगी और 4 से भी भाग होगी। ठीक है, 11 से भी भाग होगी और 4 से भी भाग होगी। अगर ये 4 से भाग है, ठीक है, 4 से भी भाग है, तो यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग होनी चाहिए। अगर 0 आएगा तब भी होगी भाग, 2 आएगा तब भी होगी, 4 7 28। ठीक है, उसके बाद 4 लिखेंगे, 48 भी होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है, ये x के मान पॉसिबल है। अब 11 से विभाज्य के लिए अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस लेते हैं। अब देखो 2 और 7 9 और 8 17, क्या आएगा 17, 2 7 9 और 8 17, और 4 प्लस x, इनका डिफरेंस लेंगे ना, ये किससे 11 से भाग होना चाहिए। ठीक है, ये आएगा 17 माइनस 4 13, 17 माइनस 4 13 माइनस x, ये 11 से भाग होना चाहिए। तो x की वैल्यू दोस्तों ये सारी हो सकती है, इसमें से कौन सी पुट करें कि ये किससे भाग हो जाए, 11 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे 2 पुट कर दो। ठीक है ना, देखो 2 पुट कर दो, बाकी 8 पुट करो कुछ भी नहीं होगा, 2 ही पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आया 2, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात कीजिए और फिर परिणाम का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 256 का वर्गमूल 16 आएगा और इसका वर्गमूल 4 आएगा 16 का, गुणनफल ज्ञात कीजिए करें तो क्या आया 64 आया। फिर परिणाम का वर्गमूल ज्ञात करें, ये आया 8, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, 2 कुर्सियों और एक मेज 170 रुपये में खरीदी जाती है। 5 कुर्सियां और 4 मेज कितने रुपए में बेच जाती, एक कुर्सी की लागत ज्ञात करें। देखो 2 कुर्सी प्लस एक मेज 170 में खरीदी गई, 5 कुर्सी और 4 मेजे 530, 5 कुर्सियां आपकी बार प्लस 4 मेज हैं, इनकी वैल्यू है 530। तो आपको बताना क्या, एक कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए, सी की वैल्यू निकालनी है, तो m कैंसिल कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करके पहली में से माइनस कर दो, पहली में से दूसरी माइनस कर दो, 4 दूनी 8 माइनस 5 3 सी आएगा, ये 4 माइनस 4 0 आएगा, और 4 17 चौके 68 680 माइनस करना है 530। ठीक है, तो 68 में से 53 गए दोस्तों, कितना बचेगा 15 150। ठीक है, 3c इज इक्वल टू 150, सी की वैल्यू क्या आएगी, एक कुर्सी की वैल्यू आएगी 3 पंजे 15 50 रुपये, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, अभी करेंगे मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, फिल फिल द मिसिंग वैल्यू इन द सीरीज। देखो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो मतलब कि क्या आना चाहिए, फिर 3 3 का गैप है, एल आना चाहिए। ठीक है, तो एल तो दोस्तों एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, ए है फिर डैश फिर आई फिर पी फिर डैश, ऐसे है। ठीक है, ए है पहले फिर आई फिर डी। देखो ए से अगर हम सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ये आई आ गया दोस्तों, इसमें कितने का पी है, आई और पी है, आई और पी में कितने का गैप होता है, तो आप यहाँ से निकालने की कोशिश करोगे, ये होता है 7 का, ये 16, इसका नंबर होता है 9, 9 और 7 16। अगर यहाँ फिर अगर पहले 7 ऐड हुआ, फिर आई आने तक 5 ऐड हुआ होगा, तो यहाँ कितना आना चाहिए 5 ऐड होगा, तो यहाँ आना चाहिए पहले 7 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड होने के बाद आई आया, तो यहाँ आना चाहिए फिर 5 माइनस कर देंगे आई में से, तो डी आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा डी आएगा। देखो अब देखो 1 और 3 4, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, फिर 9 ऐड करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा 9 पे वाई आना चाहिए। ठीक है, तो आप कहोगे तो कौन सा सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन फर्स्ट डी एंड वाई, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर की ओर और फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। एक्स ने उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, यह है जी उत्तर की ओर 15 चला दी, फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाई, बाईं ओर फिर चला वो 20 किलोमीटर। उसे अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। दोस्तों आपको पता है ट्रिपलेट बनाते हैं, ये होगी अगर राइट एंगल ट्रायंगल, तो मूल स्थान पे पहुंचना है, तो ये कितनी, ये वाली लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो ये है देखो 5 3 15 5 चौका 20, 4 3 5 ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, कितना 5 मल्टीपल है, ये 5 मल्टीपल है, तो ये आएगा 25, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 61, दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू करती हैं। पहली कार उत्तर की ओर 10 किलोमीटर यात्रा करती है। पहली कार उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गई, ठीक है। पहली कार उत्तर की ओर 10 किलोमीटर यात्रा, बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर जाती है। फिर बाएं मुड़ी 8 चली, ठीक है जी। दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा करती है। एक कार तो ये है, ये मान लो ये है, और दूसरी कार क्या है, एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू करती है दोनों कारें, और दूसरी कार है जो 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है। तो ये 5 दक्षिण गई, दाएं मुड़ती है, यहां से वो दाएं मुड़ेगी और 8 किलोमीटर की यात्रा करेगी, ठीक है। उन दोनों कारों के बीच दूरी क्या है, तो ये दूरी बतानी है आपको, कितनी है, 10 और 5 15 है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। कितना है, 15। क्वेश्चन नंबर 62, एक्स अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और आगे चलता है, लेकिन उसे ध्यान में है आता है कि वह उस दिशा से विपरीत दिशा में है जिसे उसे होना चाहिए था। तो उसने पूर्व में चलकर शुरुआत की थी, तो उसे किस दिशा में जाना है, ठीक है। उसने कहा उसने पूर्व में चलकर शुरुआत की थी। दोस्तों एक्स मान लो कोई पॉइंट है, ये है पॉइंट एक्स, ठीक है। अब अपनी शुरुआती पूर्व में गया वो, अपने एक्स अपनी शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है, मतलब पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला वो, वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर यात्रा करता है, ठीक है। वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर यात्रा करता है। वह बाएं मुड़ता है और आगे चलता है, फिर वो बाएं मुड़ा और आगे चला, लेकिन ध्यान में आता है कि वह उस बिंदु से विपरीत दिशा में है जिससे उसे होना चाहिए था, ठीक है। ये है जिस बिंदु पे जिसे होना चाहिए था ना, उसके क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है वो। अब आप कहेंगे ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों, ये पूर्व की तरफ जा रहा है। पूर्व का अपोजिट होता है पश्चिम, इसका मतलब उसको कहाँ जाना था, फिर पश्चिम दिशा में जाना था। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, एक्स 5 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है। एक्स है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है, ठीक है जी। वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। अब यहां से दाएं मुड़ा, 7 किलोमीटर गया, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब वो 5 किलोमीटर कहता है, वह फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर यात्रा करता है, और वह किस दिशा में जा रहा है। तो ये आपको डायरेक्शन बतानी है दोस्तों, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ठीक है। आपको बताएंगे ये कौन सी डायरेक्शन होगी, दक्षिण, नीचे की तरफ जा रहा है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, ठीक है। ये पढ़ना है दोस्तों, इसको बेसिस, इसको ट्रू मानते हुए आपको देखना है इसमें से कौन सा निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। कंपनी एबीसी ने निम्नलिखित नारे के साथ उत्पाद का विपणन किया। आगे बढ़े, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। पहला निष्कर्ष कहता है उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी, ये नहीं कह सकते, इसमें अधिक कीमत की बात नहीं है दोस्तों, इसमें से निकालना अपनी मर्जी से, हमें कुछ नहीं सोचना, इसमें से स्टेटमेंट निकालनी है हमें। उत्पाद की गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये तो इसमें कहा गया है, एबीसी ने नारे का उत्पाद विपणन किया है, आगे बढ़े और कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है। अगर ये चीज आपकी प्राथमिकता है कि भाई आपको गुणवत्ता वाली चीज चाहिए, ये तो इसमें बोली है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को खरीदे, ये तो उसका क्या है, एक स्लोगन है प्राइमरी। तो आप कहेंगे दूसरे वाला निष्कर्ष क्या है, फॉलो करेगा, इसमें से निकाल सकते हैं स्टेटमेंट। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अभी स्टेटमेंट है, आर्ग्यूमेंट है, आपको बताना कौन सा आर्ग्यूमेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है और इसको स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त किया जाना चाहिए? तर्क कहता है नहीं, देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है दोस्तों। टैक्स एक आय का अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो ये हम इसका स्ट्रॉन्ग कहेंगे, पहला स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। कहता है कि ये बात कही थी कि क्या कर टैक्स समाप्त कर देना, क्योंकि टैक्स से सरकार की बहुत सारी इनकम जनरेट होती है, तो टैक्स को, ठीक है, नहीं, इससे क्यों इनकम जनरेट होती है, ये स्ट्रॉन्ग अपने आप में। सेकंड कहता है हाँ, इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता। ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये अपनी मनमर्जी की स्टेटमेंट है, इसमें से इसको स्ट्रॉन्ग नहीं मान सकते, ठीक है ना। हो सकता है उपयोग भी किया, ये हम अपनी माइंड से कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग क्या है, एक लॉजिकल स्टेटमेंट है इसका, सेकंड है ओनली, ठीक है, केवल एक है जो तर्क, ठीक है। ओनली आर्गुमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 66 स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है। एवरी मैन शुड हैव आइडेंटिटी कार्ड विद हिम। दूसरा कहता है दैट कार्ड शुड मेंशन हिज ब्लड ग्रुप, कंप्लीट एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर फॉर द कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ द इमरजेंसीज। ठीक है, दो कंक्लूजन दिए दोस्तों, और ये कंक्लूजन सॉरी ये स्टेटमेंट है और दो कंक्लूजन दिए, तीन कंक्लूजन दिए इसके बेस पे। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए, और दूसरी कहता है आपातकाल के मामले में, इमरजेंसी के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। ठीक है, अब निष्कर्ष है, रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया गया हो। ये दोस्तों रिस्ट्रिक्शन तो है कि ये होना चाहिए, बाई चांस इमरजेंसी ऐसी आ गई कि उसके पास नहीं है, तो ऐसा ये थोड़ी ना होगा, उसकी जान बचाने के लिए क्या हो रहा, फिर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम नहीं कह सकते। किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फोन नंबर नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, ये बात इसमें नहीं की गई। ठीक है, इसमें कहा गया है आपातकाल के मामले में कार्ड उसका समूह संपर्क के पूरा पता टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में ऑफ एनी कंडीशन किसी को भी अपना फोन नंबर नहीं भूलना चाहिए। तो हो सकता है दोस्तों रिस्ट्रिक्शन के बाद भी लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं कहेंगे हम। यदि चोट घातक है तो पुलिस की इस जानकारी की आवश्यकता होती है, ये है दोस्तों इसमें से निकलेगा। ठीक है, अगर क्या होगी, चोट घातक होगी तो पुलिस को इसकी क्या जरूरत पड़ती है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, उसकी आईडी क्या है, इंसान की कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, ताकि उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाए। तो ये चीज स्ट्रॉन्ग है, बाकी दो स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम कहेंगे केवल डिस्कस, तीन आंसर करता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, ये वर्ड दिया है दोस्तों, इस शब्दों के अक्षरों का द्वारा कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, देखो यहां से हम कहेंगे CRAP, ये बन जाएगा NI, एन इसमें एक ही है दोस्तों, दो एन नहीं है इसमें, एक ही एन इसलिए। ठीक है, 9 इससे नहीं बना सकते, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट हैव इट्स वोवल इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, कहता है किसके वोवल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। देखो इसमें है AEIOU, AEIOU इसमें भी है। ठीक है, और इसमें है AEIOU इसमें भी है। इसमें देखो AEIOU इसमें भी है, तो कौन से में नहीं है। हाँ, इसमें देखो दोस्तों पहला वर्ड आई है, पहला AEI बाद में आता है, इसमें आई पहले आ गया, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, वॉवल कैसे है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है AEIOU ऐसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, पक्षी चहचहाट वैसे भालू का क्या आएगा। ठीक है, भालू का क्या आएगा, भालू क्या करता है दोस्तों, गुर्राता है। ठीक है, गुर्राना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, डॉक्टर, डॉक्टर का नर्स है तो वैसे रिलेशन हमें बताना है। ठीक है, दिए गए मेल खाता है, डॉक्टर का नर्स है वैसे ही कौन सा होगा, जज वकील नहीं होगा दोस्तों, मालिक का कर्मचारी, रसोइये का बैरा ये नहीं होगा, इंजीनियर का वाहन चालक ये नहीं होगा। तो ये ऐसा रिलेशन किस में है स्ट्रॉन्ग, मालिक का कर्मचारी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। मतलब कि जो दूसरा है पहले का निर्देश होगा जो उसका पालन करता है दूसरा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का फॉलो करता है, या उसका कहना मानता है। डॉक्टर का नर्स वैसे ही मालिक का कर्मचारी होता है। ठीक है, कर्मचारी मालिक का कहना मानता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, PQR, देखो 16 और 5 21 17 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, प्लस कितना हुआ, 16 और 5 21 प्लस 5 12 और 5 17, तो क्यू आना चाहिए पहले फिर। ठीक है, और फिर प्लस 3 था, 13 और 3 16। ठीक है, प्लस 2 1 था, और एन एक ओ आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समूह का वर्ग का सदस्य हो। ठीक है, इसका सदस्य हो, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये सारे के सारे आपको बताना है किस वर्ग में आएंगे। ठीक है, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी दोस्तों सारे क्या आते हैं, हेमेटोलॉजी में आते हैं। किसमें आते हैं, हेमेटोलॉजी में आते हैं, रुधिर विज्ञान में, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, फाइंड द मिसिंग नंबर, एक का क्यूब है, दो का क्यूब, तीन का, चार का, फिर पांच का क्यूब आएगा, क्या आएगा 125, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74,
श्रृंखला लुप्त एक्स और वाई ज्ञात करें। ठीक है, वाई एक्स का मान ज्ञात करें। ठीक है, वाई माइनस एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। देखो 25 + 1 हुआ दोस्तों, फिर +2 हुआ, फिर +3 जोड़ेंगे, फिर +4 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर +6 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा +1, ये 26 आ गया, +2 28 आ गया, +3 करेंगे 31 तो हो गया एक्स। ठीक है, +4 किया 35, फिर 5 करेंगे तो ये आएगा 40। ठीक है, तो इनका डिफरेंस बताना कितना आएगा 9। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, 32 3, ये है 300, फिर 324 आया। या इंग्लिश में देखो 32 फिर 3 है, फिर 3 2 4, फिर 3 2, फिर 1 2, फिर 3 2, फिर 4 8। ठीक है, ऐसे ऐसे है दोस्तों, तो यहाँ पे बताना है क्या आएगा। अब सब में 32 तो है ही है। ठीक है, 32 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, देखो एक छोड़ के एक 32 तो है, यहाँ 32 है, फिर 4 छोड़ दिया, फिर यहाँ 32 है, फिर ये 12 छोड़ दिया दोस्तों, ये 32 है, फिर ये 48 छोड़ दिया, ये 32 है, फिर यहाँ तो 32 तो होगा ही होगा। अब यहाँ देखो ये 3 से क्या हो गया 4 हो गया, ये कहेंगे 3 × 1 है दोस्तों, 4 × 3 है, ×1 ×3 ×4 ×5 और फिर ×6। तो 6 गुना करेंगे, 6 0 0, 6 चौका 24, 6 0 0, 6 चौका 24, 240 की 6 से गुना करके देखते हैं, 2 कैरी, 6 दूनी 12 2 14, तो फिर आना चाहिए 1440। 32 1440 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज बिल्ड ऑन द सेम लॉजिक हैज। ठीक है, इसकी तरह लॉजिक होना चाहिए, 3 +2 +2 और +4। ठीक है, +2 होना चाहिए दोस्तों, 13 2 15, +2 17, 17 और 4 21, 13। यहाँ पे क्या है, पहले कितना था, 2 ऐड हुआ था। ठीक है, कितना ऐड हुआ था, 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये लॉजिक होना चाहिए, +2 +2 +4 का। यहाँ पे +2 हुआ है, तो सॉरी 13 +4 हुआ है, फिर +2 हुआ है। ठीक है, प्लस कितना हुआ है, 2 हुआ है, फिर इसमें +2 हुआ है, और फिर प्लस कितना हुआ 19 और 5 24, ये 5 हो गया दोस्तों, 5 नहीं होना चाहिए, +2 +4 ऐसे पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखोगे पहले वाले ऑप्शन में 13 +4 हो गया, ठीक है, फिर 2 हो गया और फिर 4 हो गया। ठीक है, यहाँ +2 +4 ये पैटर्न यहाँ पे भी है, 13 +2। ठीक है, यहाँ पे बस ये है फर्क है कि यहाँ पहले 13 +4 हो गया, फिर 2 फिर 4, लेकिन यहाँ पे पहले क्या था 3 +2 और +5 +2 फिर +4, +2 +2 +4 था, और यहाँ पे क्या है प्लस कितना 13 +4 है, फिर +2 है, +4 है, और यहाँ पे +13 2 15 2 17 4 21 आना था। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 17, और ये 19 पे होता है +2, तीनों बारी +2 हुआ है यहाँ पे। ठीक है, +2 +2 +2, और यहाँ पे +3 प्लस कितना +4, सॉरी +3, और ये भी प्लस, यह तीनों बार +3 है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा कहेंगे, इसमें ये पैटर्न बनता है, भले ही आगे पीछे हो, लेकिन +2 +4 का पैटर्न इसमें बनता है कहीं ना कहीं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये स्ट्रॉन्ग लॉजिक होगा, हम यही कह सकते हैं। ठीक है, बाकी इनमें तो बनेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ओड नंबर ऐड हुआ है 2 में, और 2 में क्या है एक ही सेम पैटर्न चला है, +3 का एक में, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग लॉजिक कौन सा कहेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है, अभी करेंगे मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी। यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा। तो 20वें दिन के बाद दूसरा दिन कौन सा होगा, 22 तारीख होगी, 22 तारीख को बता दो। 5 को बुधवार है दोस्तों, 5, फिर 7 को बुधवार होगा, 7 और 7 14 को बुधवार होगा, फिर 5 सॉरी 5 को तो बुधवार था, 5 और 7 12 को बुधवार होगा, 12 और 7 19 को बुधवार होगा। ठीक है, 19 को बुधवार है, 20 को क्या होगा वीरवार होगा, 21 को शुक्रवार, 22 को शनिवार। ठीक, ऑप्शन कौन सा होगा सैटरडे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 78, एक श्रेणी में दी गई संख्या लुप्त है, ठीक है, तो उसका बताना है जो श्रेणी को पूरा करे। यहाँ से ए बी, फिर उसके बाद डी आया, फिर जी आया, ठीक है। पहले आया ए, +1 हुआ, फिर +2 हुआ, +1, यहाँ से यहाँ तक +1, फिर +2 और फिर +3, ठीक है, फिर प्लस करेंगे 4, 4 करेंगे तो के आएगा, ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब उसके बाद इन दोनों में देखो 3 है यहाँ पे बीच में संख्या दो, और यहाँ पे m है, इसमें l है, तो इस नंबर से निकालेंगे f के बाद। यहाँ +0 है, +1 है, +2 है, +3, तो फिर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए इसका मतलब, ठीक है। तो 12 आना चाहिए, तो कौन सा आएगा, l आएगा, 12 पे ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, और 219 का अर्थ वाटर और जूस, ठीक है। और के लिए कूट बताना आपको, ठीक है, और के लिए कूट क्या है। अब देखो कॉमन देखते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या देखते हैं, इनमें से नंबर 3, 1 6 में दोस्तों 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, ठीक है, 3 और 6 कॉमन है इसमें। तो और इन दोनों में कॉमन क्या है, जूस, इस ड्रिंक, इस ड्रिंक के लिए कोड क्या आ गया, 3 और 6 में से आ गया, और इसका मतलब 3 6 तो कॉमन है, 9 के लिए कोड हो गया वाटर, और यहाँ पे जूस किसके लिए हो गया, 3 6 कॉमन थे इसमें से, जूस के लिए हो गया हमारे पास 1। इसका ये था, इसका ये था। और 219 का अर्थ है ये। अब इन दोनों में दोस्तों कोई कॉमन क्या है, इन दोनों में जूस भी और वाटर दोनों है इसमें, जूस और वाटर, जूस और वाटर। यहाँ पे देखो वाटर तो नहीं है, यहाँ पे जूस है, तो जूस के लिए इन दोनों में जो कॉमन हो गया ना, जूस के लिए वही वर्ड आएगा, ठीक है। 316 और 219 में कॉमन क्या है, एक ही कॉमन है सिर्फ, क्या है, एक ही कॉमन है, और क्या है कॉमन, 2 9 कुछ भी नहीं है। तो जूस के लिए तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर जूस के लिए क्या आ गया दोस्तों, कॉमन आ गया 1, तो इसका मतलब इस ड्रिंक के लिए क्या होगा कोड, 2, ये होगा जो इसमें से कॉमन आ जाएगा पहले और थर्ड में से। अब वाटर के लिए कोड क्या आएगा यहाँ से, ठीक है, इन दोनों में कॉमन देखो, इसमें 639 में और 219 में, तो इनमें कॉमन है 9 कॉमन है, और कॉमन है हमारे पास 9 ही कॉमन है कॉमन, ठीक है, 9 ही कॉमन है इन दोनों में। तो 9 के लिए कोड क्या आ गया, वाटर कॉमन है, तो यहाँ से वाटर के लिए क्या आ गया 9, ठीक है, वो जो ऑलरेडी है। तो इसका मतलब अब बच गया हमारे पास और जो उसके लिए, इसके लिए हो गया कोड, इसके लिए हो गया, ये तो ऑलरेडी निकल गया था हमारे पास। तो जो बचेगा ना, जो वही होगा 9 1 को छोड़ के, ठीक है, तो बचा क्या 2, तो 2 किसके लिए होगा फिर, और के लिए, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। मुझे समझाने के लिए टाइम लगा, लेकिन आप डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे 9 और 1 कॉमन आ गया था, 9 1 को छोड़ के, तो 2 किसके लिए बचेगा, और के लिए। रिच को ये लिखा गया है, ठीक है, इसको ये लिखा गया, तो कॉइन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, कॉइन को क्या लिखा जाएगा। कॉइन में देखो COIN, सी तो है इसमें, डायरेक्ट कोडिंग होगी इसमें, ये चेक करते हैं पहले, सी इसमें है, आई भी है हमारे पास, ओ भी है, एन भी है, तो आप कहोगे आई के लिए कोड आ गया दोस्तों हमारे पास 2, आई के लिए 2 आ गया, और सी के लिए कोड क्या आ गया दोस्तों 7 है, ठीक है। तो पहले आएगा 7, एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग में क्या है 7 है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, किसी विशेष कोड भाषा में प्लस का क्रॉस प्रस्तुत करता है, ठीक है, तो ये है 9 3 1 6 2, प्लस का जगह गुना कर दो, प्लस की जगह गुना कर दो, जहां एक है इसके आगे है प्लस, यहाँ गुना कर दो, डिवाइड की जगह प्लस कर दो, सॉरी माइनस की जगह प्लस कर दो दोस्तों, यहाँ कर दो प्लस, माइनस को प्लस प्रस्तुत करता है, गुणा को भाग प्रस्तुत करता है, गुणा की जगह भाग कर दो, ठीक है, गुणा की जगह क्या कर दो, ये होगा डिवाइड, और डिवाइड की जगह माइनस कर दो, ठीक है, डिवाइड की जगह यह माइनस कर दो। अब इसको बताने क्या आएगा 9, और 3 गुना 1 3 आएगा, और माइनस करेंगे 6/2 3, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 9, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, हेलीपैड, ठीक है, इसका मतलब ये है, तो बाय को कैसे कूट किया जाएगा। देखो यहाँ +2 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +2, 9 और 2 11, +2 +2 +2 +2 हुआ है हर कंडीशन में, तो यहाँ +2 कर दो, पहले डी आएगा एक ही ऑप्शन में, जिसमें पहले स्टार्टिंग में डी है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये दिया दोस्तों, इफ एक @ का मीन्स है ए इज ग्रैंड सन ऑफ बी,
ठीक है। तो आपको बताना है, ये रिलेशन आपको बताना है, यदि जेड का केवल एक पुत्र है, तो ये रिलेशन का क्या अर्थ है, यदि जेड का केवल एक पुत्र है। तो अब स्टार का मतलब देखो पहले, इफ ए स्टार बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स है फादर ऑफ वाई, तो वाई की कोई मदर भी होगी फिर, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे मदर है इसकी। एट दी रेट का मतलब है ए इज ग्रैंड सन ऑफ बी, मतलब कि वाई इज ग्रैंड सन ऑफ जेड, तो ये जेड का क्या है, ग्रैंड सन है, ठीक है जी। और हैज का मतलब है ए इज वाइफ ऑफ बी, ठीक है, जेड इज वाइफ ऑफ एफ, ये सॉरी, जेड इज वाइफ ऑफ डब्ल्यू। तो इसका रिलेशन हमें बता दें, यदि जेड का केवल एक पुत्र है, जेड का केवल एक पुत्र है दोस्तों, ठीक है, वो है कौन, एक्स। तो आपको बताना है डब्ल्यू एक्स की माँ है, तो कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है। देखो डब्ल्यू एक्स की माँ है, ठीक है, तो डब्ल्यू होगी दोस्तों, एक्स की माँ है नहीं है, पहला गलत हो गया। डब्ल्यू एक्स का पिता है, डब्ल्यू एक्स का पिता है, दूसरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, डब्ल्यू क्या है, एक्स का पिता। क्वेश्चन नंबर 84, यदि P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q का पिता है, तो आपको बताना निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि आई के का पति, आई के पति की बहन है, आई के पति की बहन है। तो देखो चेक करो, परसेंटेज का मतलब है P Q का पिता है, ठीक है, आई है जी का पिता। आपको बताना कि आई के पति की बहन है, आई के पति की बहन है, तो ये तो दोस्तों, ठीक है, इसने कहा था पी क्यू का पिता है, मतलब आई जी का पिता है, तो ये पिता तो नहीं है, ठीक है, तो मतलब इसमें तो क्या होना चाहिए, ये इसकी लैंग्वेज होल्डिंग आई के पति की बहन है, तो आई के पति की बहन होनी चाहिए आई, तो आई होनी चाहिए फीमेल, तो पहला बार हो गया। अब इसका मतलब है पी क्यू की बहन है, आई यहां से हो सकता है आई जी की बहन है, ठीक है जी। परसेंटेज का मतलब है पी क्यू का पिता है, मतलब कि जी एच का पिता है, ठीक है जी। और इसका मतलब है एच, और ये स्टार का मतलब है, स्टार का मतलब है पी क्यू का अर्थ है कि मतलब पी क्यू की पुत्री है, ठीक है, तो यहाँ पे एच के की पुत्री है, तो इसका मतलब एच के से जी से विवाहित होगी। तो यही बताना था आपको, कौन सा दर्शाता है कि आई के पति की बहन है दोस्तों, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ये क्या हुई, के पति की बहन, ठीक है, कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 85, एम ने एन से कहा, कहने वाला कौन है, एम, आप मेरी बेटी के पिता, ये है मान लो एम, एम की कोई बेटी है दोस्तों, और इसके पिता, और एम एक महिला है, ठीक है, इसका पिता क्या होगा, इस आप मेरी बेटी के पिता, इसका हस्बैंड होगा ये, बेटी के पिता की माँ के बेटे हो इसके, ठीक है, इसकी माँ होगी मान लो, ठीक है, बेटी के पिता की माँ होगी ये, इसके क्या हो, बेटे हो, इसका बेटा दोस्तों क्या होगा, फिर इसके हस्बैंड का भाई होगा, ठीक है, ये है एन। तो एन एम से कैसे बन जाए, एन एम का क्या लगेगा दोस्तों, एन एम के पति का भाई है कि, ठीक है, एन क्या है, एम के पति का भाई है, ये सही कह सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार है, ठीक है। अब देखो आकृति में वर्ग लेखकारों को दर्शाता है, ठीक है, ये दिखा दर्शाता है, इंग्लिश पढ़ते हैं, द स्क्वायर रिप्रेजेंट द अकाउंटेंट, द फिगर ऑफ द फॉलोइंग, द स्क्वायर रिप्रेजेंट द अकाउंटेंट, ये है अकाउंटेंट को दर्शाता है, ठीक है। ट्रिएंगल रिप्रेजेंट आर्टिस्ट, ट्रिएंगल ये आर्टिस्ट को दर्शाता है, ठीक है। द सर्कल रिप्रेजेंट द प्लैनर्स, सर्कल किसको, प्लैनर्स को दर्शाता है। एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द मैन, रेक्टेंगल मैन को दर्शाता है। अब आपको बताना है वी सेट ऑफ द लेटर रिप्रेजेंट मैन हु आर आर्टिस्ट, मतलब मैन होना चाहिए, एक तो रेक्टेंगल होना चाहिए मैन, ठीक है, हु आर आर्टिस्ट, मैन जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट क्या है दोस्तों, ट्रायंगल है,
ठीक है, मतलब कि जो रेक्टेंगल है और ट्रायंगल भी है, ठीक है, वो कौन से मैन है, जो क्या है, ट्रायंगल भी है, मतलब जो रेक्टेंगल है वो ट्रायंगल भी है, तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, ए और बी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, जो रेक्टेंगल ट्रायंगल भी है वो है ऑप्शन थर्ड। इसने ये नहीं कहा कि वो प्लानर नहीं होने चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने ए बी लेके चले हैं। अगर ये कहता है ये नहीं होने चाहिए बट नॉट प्लानर ये होता तो फिर हम सिर्फ बी लेते। क्वेश्चन नंबर 87, वेन आर एक राजस्थान भारत और एशिया। ठीक है, राजस्थान भारत और एशिया, एशिया में दोस्तों भारत आता है और भारत में राजस्थान आता है, मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक ऐसे आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, एक छात्र प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हुए, ठीक है, इंग्लिश पढ़ता हूँ, ए स्टूडेंट एनरोल्स फॉर ए 6 टेस्ट सीरीज टू प्रिपेयर फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम, ही प्लॉट्स his progress in a line graph, the line graph shows the marks he scored in these 6 tests, how many tests each name was listed in the half of the fame। ठीक है, कहता है हॉल ऑफ फेम में उनका नाम कितने परीक्षाओं में सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, उन छात्रों को हॉल फेम में सूचीबद्ध होन, होने वाला सम्मान मिला है जिन्होंने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। दोस्तों 40 से अधिक अंक कितने टेस्टों में है इसके, यानी है एक दो, ठीक है, दो ही में है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स। ठीक है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। ठीक है, जो अलग है दूसरों से वो हमें बताना है। देखो दोस्तों, नीला हरा पीला, पेंट क्या है, सबसे अलग है, ये तो कलर है, पेंट क्या है, अलग है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, ओड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। देखो 5 और 2 7, प्लस 2 सॉरी माइनस दो, यहाँ प्लस दो, यहाँ दोस्तों प्लस दो फिर प्लस दो, और यहाँ भी प्लस दो फिर प्लस दो, इसमें क्या हुआ, -2 हुआ है हर कंडीशन में, बाकी सब में प्लस दो हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, चूज द फिगर विच डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, जो बाकियों से क्या है, डिफरेंट है, ये आपको बतानी है। अब देखो देखते ही पता लग जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें, देखो ये अपोजिट है ये है, लेकिन इसमें है ना बिल्कुल ही अलग होगी डायरेक्शन, मतलब कि इसमें तो दोस्तों पैरेलल है, सारे एक दूसरे के पैरेलल है, ये लाइनें सारी पैरेलल है, लेकिन इसमें एक ऐसे वर्टिकल लाइन आ गई, तो ये सबसे अलग है। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, चूज द फिगर विच डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 94 में सारे मतलब सेम ही है, ये तीनों फिगर में ना सारे के सारे वही सेम है, लेकिन इसमें दोस्तों एक जे अलग आ गया। देखो इसमें आई है, सभी में आई था, ये भी आई था, ये आई की जगह जे रख दिया, बाकी सारे के सारे क्या लेटर सेम है, इसलिए ये सबसे अलग हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, हार आभूषण वैसी लेखनी किस में आएगा। ठीक है, पहला दूसरे के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, हार किसके आभूषण में आता है, वैसे ही लेखनी किस में आएगी दोस्तों। ठीक है, लेखनी आएगी किसमें, स्टेशनरी में। ठीक है ना, पेन किस में आएगा, स्टेशनरी में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, ये 14 का स्क्वायर है, फिर -1 13 का स्क्वायर है, ये 27 44, ये 14 का क्यूब है, फिर 13 का क्यूब होता है दोस्तों, कितना होता है 21। ये तो कंडीशन नहीं बनेगी, या हम ऐसे कर सकते हैं, 9 और 6 15 और 1 16, 9 7 और 9 16, सम सही बनता है, डिजिट का बराबर होता है। अब 7 और 2 9 और 8 17, सम 17 बनना चाहिए दोस्तों, 4 2 6 14 और 6 20, ये नहीं होगा, 9 और 5 14 और 3 17, कौन सा होता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, ये आकृति बताना है, चयन करें जिसमें से प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है, जो गिवन जो फिगर है ये किसके अंदर है, ये आपको देखनी है। ठीक है, जो गिवन आकृति है ये किसके अंदर है, ये आपको देखनी है। देखो एक तो ऐसी लाइन सी बनी हुई है, और फिर ये ऐसे क्रॉस बना हुआ है, तो ये हम अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एक लाइन ऐसी बन गई। देखो अगर पहली फिगर में देखोगे, एक लाइन ये गई ऐसे, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। ठीक है, तो कौन सी वाली में है, ऑप्शन फर्स्ट में ही। ठीक है, ये देखो मैंने हाईलाइट करी है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, कहता है उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी, कौन सी उत्तर आकृति इस पैटर्न को पूरा करेगी, ये आपको बताना है। देखो इसमें अगर ध्यान से देखोगे आप,
ठीक है, इसमें क्या गिवन है, देखो एक तो ये है बॉक्स नीचे की तरफ है, और ये आकृति एक तो लाइन ऐसे आनी चाहिए आपकी, ठीक, ऐसे एक तो ऐसे लाइन आनी चाहिए, ठीक है, तो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है ऐसी लाइन, इसमें भी नहीं है, तो इसमें है ऐसी लाइन, ठीक है, जब इसको ऐसे मिलाओगे तो ऐसी लाइन आएगी, ठीक है, और फिर ये एक ऐसे आएगा ये, तो ये इसको पूरा कर दिया, और ये वाली लाइन भी कंप्लीट आगे तक मिलेगी जाके ऐसे, ठीक है, तो ये आकृति कौन सी है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है, ठीक है, कहता है कौन सी उत्तर आकृति को पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। इसको बनाने के लिए दोस्तों कौन सी जोड़नी पड़ेगी आपको ये बताना है, ठीक है, कौन सी जोड़नी पड़ेगी। देख तो एक ये एल सा चाहिए, लेफ्ट उल्टा एल चाहिए आपको, ठीक है, एल ऐसे बनाते हो, ठीक है, उल्टा एल चाहिए आपको, तो उल्टा एल एक तो ये होना चाहिए, तो ये है, देखो कौन से में है, इसमें उल्टा एल कहीं भी नहीं है दोस्तों, ठीक है, और कितने कोने थे, 3 डब्बे होने चाहिए एल में, तो ये बार हो गया। अब सेकंड में देखो ये आकृति तो ये वाली रही, ये वाली तो ये होगी, एक आकृति ऐसी चाहिए, 1 2 3 4 डब्बों की, ठीक है, एक आकृति तो आपको ऐसी चाहिए और एक ये चाहिए, तो ये एक ये होगी दोस्तों, ठीक है, ये एक आकृति ये भी होगी, देखो ये रही, ठीक है, एक आकृति ये होगी, ठीक है, कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है, और एक आकृति ये होगी, ठीक है, ये कौन सी होगी, ये वाली। तो ये सारी की सारी अगर ध्यान से देखोगे आप कौन से में, ऑप्शन सेकंड में, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, आपको बताना कैन नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द अनफोल्ड क्यूब इन द क्वेश्चन फिगर, कौन सा इसमें से नहीं बनाया जा सकता है। अब आपको स्टार के अपोजिट ये गोला सा है, ठीक है, स्टार के अपोजिट गोला है, स्टार और गोला एक में नहीं हो सकते, ठीक, कहता है आप कौन सा नहीं बना सकते, फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, ये आपको बताना है। अब स्टार के तो जो अपोजिट गोला कहीं भी नहीं है, तो ये तो हम नहीं कह सकते। अब इस लाइन के अपोजिट है ना जो डार्क लाइन है, तो इसके अपोजिट ये स्क्वायर नहीं आना चाहिए, डार्क लाइन ये आ गया, ठीक है, इसलिए हम ये इससे नहीं बना सकते, ठीक है, तो मतलब कि अपोजिट ये एक साथ नहीं हो सकते, एक ही फेस में नहीं दिखेंगे, ये आगे आएगा तो ये पीछे आएगा, ठीक है, तो दोनों दिखने नहीं चाहिए एक ही साइड में, ठीक है, ये ट्रिक होती है इसको सोल्व करने की। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। वैसे स्टार के साथ ये जो सर्कल है ये नहीं दिखना चाहिए, इस बिंदु के साथ ये दो जो ऐसे डब्बे हैं 4, ये नहीं दिखने चाहिए, किसके, इस पॉइंट के साथ वाले ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104, इसमें बताना है कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा करता है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये दोस्तों कितना घूम गया, यहाँ से 90 डिग्री घूम गया ये, फिर यहाँ से ये 90 डिग्री था, ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री, ये लाइन अगर 90 डिग्री लाओगे तो ये ऐसे घूम गया, ठीक है, अब यहाँ से या आप कह सकते हो इस कोने से इस कोने पे आ गया, ठीक है, पहले देखो यहाँ इस कोने पे था, इस कोने से सीधा इस पे आ गया, फिर इससे नीचे आ गया, फिर इससे यहाँ आना चाहिए, ठीक है, कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इनकी डायरेक्शन देखो ट्रायंगल की, ऐसे एक ही डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ है फेस ट्रायंगल का, ऊपर की तरफ है फेस, तो ये सीधा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल की तरह, तो ये नहीं हो सकता, ये कोना ऊपर की तरफ आना चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आपको बताना है यहाँ क्या आएगा, ठीक है, यहाँ क्या आएगा। अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे सबसे पहले तो है ना ये ऐसे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होगा दोस्तों, इसमें वर्टिकल है इसमें वर्टिकल है, ये दोनों बार हो गए। अब ये त्रिभुज था, जो त्रिभुज पहले नंबर पे है ना, ये त्रिभुज बीच में है, जो ये लेफ्ट साइड में पहले पे आएगा, फिर बीच में आएगा ये नीचे वाली फिगर, तो अब इसको देखो ये बीच वाला तो लेफ्ट साइड में पहले पे आएगा, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में पहले पे आधा सर्कल आना चाहिए, तो कौन से में है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106, दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत होगी, चलो गिनते हैं दोस्तों इसको। यह एक लाइन ये होगी, 1 2, ठीक है, और फिर ये होगी 3, ये होगी 4, फिर ये एक पूरी लंबी लाइन 5, एक ये लंबी लाइन 6, एक ये वाली 7, एक ये 8, एक ये 9, और एक ये 10, और एक ये 11, कितनी होगी 11, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है, इसका बताना है आपको राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है, लाइन एम एन क्या है, एक मिरर है,
तो इसकी राइट में देखो ये वाली जो लाइन है ना दोस्तों, ये वाला, तो ये दोनों फिगर क्या है, लेफ्ट साइड में आएंगी, तो ये राइट में है, ये राइट में बार हो गया। अब जो नीचे वाली, जब मिरर इमेज निकालोगे तो नीचे वाली फिगर नीचे ही रहेगी, इसमें ऊपर कर दी, तो बचा कौन सा ऑप्शन, थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108, इसको खोलने के बाद कौन सी फिगर बनेगी ये आपको बताना है, ठीक है, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। अब इसको खोलेंगे, ठीक है, इसको देखो ऐसे फोल्ड किया दोस्तों, फिर इसको ऐसे कर दिया, अब फिर इसको ऐसे कर दिया। अब इसको खोलेंगे तो पहले ऐसे खुलेगा ये, ठीक है, तो पहले ऐसे खुलेगा तो ये एक त्रिभुज बनेगी, और त्रिभुज का जो फेस होगा ना वो कहाँ पे होगा, ये ऐसे होगा, ये त्रिकोणा बनेगा त्रिभुज। तो ये देखो सबसे पहले तो ये देखना आपको, एक ये होगा, दो, ये जो सर ये बनेगा ना, जो ये वाला जो ये बनेगा ऊपर की तरफ ऐसे सर्कल सा बना हुआ है ये, ठीक है, तो कितने बनेंगे ये, एक दो, दो और दो चार, और दो छः, दो आठ, ठीक है, कितने बनेंगे, आठ, तो ये बनने चाहिए। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया। अब इसमें भी आठ है, इसमें भी आठ आठ है। अब इसमें दोनों में देखोगे ट्रेंगल का हिसाब से देखोगे अब, ठीक है, इसमें अब इसको खोलेंगे ना, जब इसको खोलेंगे एक त्रिभुज ऐसे बनेगा ये, मतलब कि जो इसका ट्रेंगल होगा त्रिभुज ऐसे बनेगा बाहर की तरफ ऐसे, ये ऐसा त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और इसमें बना है, इस वाली में बना है कैसे, उल्टा बना दिया इसने, ये ऐसे बन दिया इसने, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे ये जो कोना है बाहर की तरफ आएगा, तो ये कौन से में है, ऑप्शन थर्ड में, ठीक है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 109, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स पर हैज देयर ऑर्डर इन इंग्लिश डिक्शनरी एंड चूज द वन दैट कम्स फर्स्ट, ठीक है। देखो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है, और पहले नंबर पे कौन सा आएगा वो आपको बताना है। देखो पी तो सब में है, फिर आर ई सब में है, उसके बाद दोस्तों इसमें भी है चौथे नंबर पे, इसमें टी है, और इसमें भी है, और इसमें टी है। तो वी वाला तो बार हो गया, ये बार हो गया ऑप्शन, ये बार हो गया। अब टी के बाद दोस्तों क्या आएगा, ई आएगा या आई, डबल टी आएगा, तो आप कहेंगे ई आएगा, तो ये भी बार हो गया। तो क्या बना, प्रीटेंस, प्रीटेंस आएगा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ये पहले नंबर पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है ए सीरीज गिवन विद वन वर्ड मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट कंप्लीट द सीरीज। रेटिना, नेशनल अलजेब्रा, रेडिएटर। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इसने क्या किया है मैं बता देता हूँ, जो एन नहीं था ना, जो लास्ट में था पहले वर्ड के, उसको स्टार्टिंग में ले आया। अब इसके आर ए है लास्ट में, तो इसके पहले आर ए आ गया, ठीक है। अब देखो इसके लास्ट में ओ आर है दोस्तों, तो पहले ओ आर आना चाहिए, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, क्या आएगा, ऑर्डिनरी। क्वेश्चन नंबर 111, देखो एफ प्लस दो, फिर प्लस कितना कर दिया इसने, देखो यहाँ पे गैप है प्लस दो का, यहाँ भी प्लस दो का, तो यहाँ भी प्लस दो का गैप होना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, ठीक है। जैसे प्लस चार का गैप है, 13 और 4 17 का गैप है, ठीक है, और फिर 17 और 4 21 का गैप है, फिर 21 और 4 क्या 25 आना चाहिए, एक्स वाई आएगा, फिर लास्ट में देखो डी, और इसमें कितने गैप, तो दो दो का पेयर उठाना आपको, 6 का गैप है, 12 और 6 18 गैप है, और 20 और 6 26, मतलब जेड आना चाहिए, एक्स वाई जेड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112 है कंप्लीट द सीरीज। तो इसमें देखो क्या करता है, एसएससी में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे जो एफ है ना, इसको डिस्प्लेस किया इसने एक नंबर आगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ तीसरे नंबर पे एफ आ गया, इसमें देखो चौथे नंबर पे एफ आ गया, इसमें पांचवें नंबर पे एफ आ गया, और इसमें कितना है, छठे नंबर, 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे एफ आ गया। तो अब की बार दोस्तों 1 2 तीसरे नंबर पे एफ होना चाहिए स्टार्टिंग में, तो तीसरे नंबर पे एफ होना चाहिए स्टार्टिंग में, इसमें भी है, ये बार हो गया एक टाइम के लिए, ठीक है, ये भी बार हो गया। अब देखो कितने वर्ड है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इसमें देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड है दोस्तों, ये भी बार हो गया। वर्ड कितने होने चाहिए, लेटर कितने होने चाहिए, 9, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113, ये माइनस के 6.2 है, फिर ये है, फिर ये है, ऐसे देखना है आपको क्या पैटर्न है इसमें, ठीक है, इसमें क्या पैटर्न है ये आपको देखना है। देखो 6.2, ये अगर कितने, देखो ये आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये आया 3.5, तो आप इसको डिफरेंस लेके देखो, इनका डिफरेंस लोगे 2.7 का आएगा, इनका डिफरेंस लोगे दोस्तों 2.7, इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, 1.8 आएगा, ठीक है, या कहते हैं 2.7 इसमें ऐड कर दिया, ये आ गया, इसमें 2.7 ऐड करेंगे, ये आ गया, इसमें 2.7 ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, 1.9, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 114, अभी हिंदी भाषा के कुछ क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। विपरीत बताना है। संयोग, संयोग का उल्टा बताना आपको क्या होगा। देखो संयोग का मतलब किसी से मिलना, ठीक है, क्या करना, मिलना। वियोग का मतलब दोस्तों किसी से बिछड़ना, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये इसका क्या है, विपरीत अर्थ। क्वेश्चन नंबर 115, संधि विच्छेद विच्छेद का वाला विकल्प चुनना है हमें जो सही है, ठीक है। सही संधि विच्छेद करना है, इसका हमें क्या है, उल्लास का, उल्लास का संधि विच्छेद करना है। उल्लास में, ठीक है, डबल एल आया है, ठीक है, डबल क्या आया, लय आया डबल, ठीक है, लय कितना आया, डबल आया। तो दोस्तों आप जब भी संधि विच्छेद करते हो, जब आप ये तय जोड़ते हो ना किसमें, अगर तय हम लय में जोड़ते हैं तो ये ऐसे बनता है, डबल लय बनता है, एक आधा एक पूरा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट में, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। उत्तर प्लस लास तो क्या आएगा, उल्लास। क्वेश्चन नंबर 116, उस 4 विकल्प में दिए गए उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है। सबसे अच्छा विकल्प है पतन। पतन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, पतन का मतलब होता है जिसका पतन हो, मतलब जो चीज क्या है, खत्म हो जाए, गिर जाए, ठीक है। तो यहां से जो अर्थ निकलेगा, क्या निकलेगा, गिरना। पतन होना किस चीज का, मतलब कि गिरना। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117, समान अर्थ वाला शब्द आपको बताना है, ठीक है। नाश, नाश का क्या होगा दोस्तों, समान अर्थ। नवीन, उत्थान, उत्कर्ष, क्या होगा, तबाही। तबाही का मतलब क्या है, किसी चीज का नाश होना, डिस्ट्रॉय होना, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118 है, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा, जहां पे एक ही शब्द का बार बार यूज हो और अलग मीनिंग निकले, वहां होता है कौन सा, यमक अलंकार, ठीक है। यहाँ पे देखोगे घटा बार बार हुआ है, 2 बार यूज हुआ घटा, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ही बार पुनरावृत्ति हुई है, एक ही वर्ड की 2 बारी, और अर्थ निकला है 2 बारी अलग, ठीक है। तो आप कहेंगे कौन सा अलंकार है, ऑप्शन फर्स्ट, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 119, 4 विकल्पों में सही विकल्प हमें चयन करना है। रेखांकित शब्दों का सही अवयव भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो आप ध्यान रखेंगे जो अवयव किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम बोधक अवयव, ठीक है। तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे दरवाजा का संबंध, ठीक है, दरवाजे के बाहर खड़ा है, इससे संबंध दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से बाहर खड़ा है, दरवाजे के बाहर खड़ा है, तो यहाँ पे जो रहेगा कौन सा, संबंध बोधक अवयव। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120, आपको बताना है उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है। मैंने गांव जाना है, इसका शुद्ध रूप बताना है, ये अशुद्ध है, आपको शुद्ध रूप बताना है। मैंने गांव जाना है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों, मुझे गांव जाना है, ठीक है। क्या होगा, आसान है, मुझे गांव जाना है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये कहते हैं उसे वर्ण। क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ण, ठीक है ना। श्रृंगार, सॉरी, ये छंद में युक्त अक्षर को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, लोहा मानना, ये मुहावरा है, ठीक है। मुहावरे का सही अर्थ क्या है, लोहा मानने का मतलब होता है दोस्तों क्या करना, लोहा मानने का मतलब होता है प्रभाव डालना, ठीक है। या कह सकते हैं किसी का, किसके ऊपर प्रभाव डालना, या कह सकते हैं किसी का प्रभाव मानना, ठीक है। क्या होता है, प्रभाव मानना, इम्पैक्ट पड़ना आपके ऊपर किसी का, कि किसी ने कोई ऐसा बड़ा काम कर दिया कि हम मान गए यार तुमने ये काम करके दिखा दिया, मुझे नहीं लग रहा था काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि प्रभाव मानना किसी का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123, रसों का राजा किस रस को माना जाता है। रसों का राजा किसे कहते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड, श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है, ठीक है। वाक्य परिवर्तन वाला क्या है, सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, कर्म वाच्य। कर्म वाच्य में कौन प्रमुख होता है, ये प्रमुख होता है कर्म, ठीक है। कर्ता से ज्यादा प्रमुख होता है कर्म। अब आपको इसका बनाना है कर्म वाच्य।
ये हम बनाएंगे, क्या था इसका, आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, तो क्या बनेगा दोस्तों, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आप इस किताब को पढ़े हैं, सॉरी क्या था, पढ़े हैं, आप इस किताब को पढ़े हैं, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। ठीक है, प्रोसेस क्या होगी, कंप्लीट होगी क्रिया। तो ये क्या है, पढ़ा गया है इस किताब को आपके द्वारा। ठीक है, तो कर्म वाच्य में क्या करते हैं, जो कर्म होता है वो क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, इसलिए इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम करते हैं किसका, उदाहरण का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर, तो कौन सा होगा दोस्तों, चंद्र है शिखर पर जिसके। ठीक है, चंद्रशेखर अगर आपने पढ़ो क्या है इसका मतलब, चंद्र है शिखर पर जिसके। ठीक है, इसमें कोई भी शब्द क्या है, प्रधान नहीं होता। ठीक है, और जो नया शब्द बनता है वही प्रधान होते हैं। ऑप्शन सेकंड फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 127, उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसके लिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। इसके लिए क्या है, जिसका उत्साह क्या हो गया हो, नष्ट हो गया हो, उसे कहते हैं हतोत्साहित। क्या बोलते हैं, हतोत्साहित। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 128, आपको बताना है चार विकल्प दिए हैं, इनमें से जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है उस शब्द को चुने। जलज। ठीक है, इस अनेकार्थी शब्द जलज का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, जलज, तो जलज का इनमें से कौन सा आएगा, एक मछली। ठीक है, अनेकार्थी शब्द वो होते हैं जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे जलज के यहाँ पे बहुत सारे निकल सकते हैं। इसका मतलब होता है कमल भी होता है, मोती भी होता है, शंख, मछली, जोंक, चंद्रमा, सेवार, ठीक है, आदि, ये सारे इसके मतलब होते हैं। तो यहाँ पे क्या है इसका मतलब, अनेकार्थी शब्द है ये जलज, मछली। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से प्रश्न चार विकल्पों में से वो सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो इसका जो पूर्वकालिक है वो बताना आपको, बच्चों ने गृह कार्य किया वो खेलने लगे। तो इसको कैसे बनाओगे दोस्तों, बच्चे गृह कार्य करके क्या गए, ठीक है, खेलने लगे, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, इसका ये बनेगा पूर्वकालिक। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, हे प्रभु, आपको बताना है रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। उचित कारक को हमें पहचानना है। हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए। अब यहाँ पे क्या यूज हुआ है, हे प्रभु। ठीक है, हे प्रभु, जब भी दोस्तों ऐसा हो, हे, अरे, ठीक है, इनका प्रयोग हो पुकारने के लिए होता है इनका प्रयोग, और वहां पे कौन सा होता है, संबोधन कारक। ठीक है, कौन सा होता है, संबोधन कारक, हे प्रभु। ठीक है, ऐसे शब्द यूज हो स्टार्टिंग में, इसका मतलब होता है किसी को पुकारना। और कहाँ कौन सा कारक यूज होता है, संबोधन कारक। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 131, आपको बताना है उस वक्त सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। ठीक है, वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प बताना है। और भविष्य काल, बच्चों ने खेल खेला। अब इसका भविष्य काल क्या बनाएंगे, अभी उन्होंने खेला नहीं, खेलेंगे। ठीक है, भविष्य काल क्या बनेगा, ये काम भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, बच्चे खेल खेलेंगे। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 132, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, राजपूत का स्त्रीलिंग क्या आएगा दोस्तों, राजपुतानी। क्या आएगा, क्या होता है, राजपुतानी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 133, तपस्वी का स्त्रीलिंग बताना है हमें। ठीक है, तपस्वी का स्त्रीलिंग हमें बताना है। तपस्वी का क्या होता है दोस्तों, ये होता है तपस्विनी। ठीक है, तपस्विनी। और ये जो सह की मात्रा है ना, छोटी सह की मात्रा आएगी। ऑप्शन फर्स्ट तपस्विनी। क्वेश्चन नंबर 34, बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तलवार, तलवार का जो बहुवचन होता है ये क्या होता है, तलवारें। क्या होगा, तलवारें। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। हंसव शब्द दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है। ये जो दोस्तों हंसव है, इसको ठीक है क्या कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हंसव या लघु। एक दीर्घ स्वर होता है, एक प्लुत स्वर होता है। ठीक है, ये किसका प्रकार है, हसम और दीर्घ एक स्वर के प्रकार है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 136, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन बताना है। देखो व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की आगे संख्या दोस्तों 4 होती है और इसमें क्या क्या आते हैं? ये आता है स, ये स षटकोण वाला स, एक ये स, ठीक है, एक ये स और एक है। इसके 4 प्रकार होते हैं ऊष्म व्यंजन के। तो इनमें से कौन सा है इसमें? तो आप कहेंगे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 137, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही साझा एवं उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? तो ये होगा सही संज्ञा एवं उससे बनने वाले सही विशेषण की जोड़ी है दोस्तों, ये है पक्ष पाक्षिक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 138, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? कहता है सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? ये चलता है जी किससे? क्रिया से। ठीक है, किससे चलता है? क्रिया से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने खाना खाया, ठीक है, या मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, ये इसका किससे पता चलता है? क्रिया से। क्वेश्चन नंबर 39, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ठीक है, जायसी ने कौन सी लिखी थी? ये लिखी थी पद्मावत। ठीक है, ये मोहम्मद किसने लिखी थी? मोहम्मद बिन जायसी ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 140, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? ठीक है, भारत दुर्दशा लिखा गया दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 141, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद पल्लव। ठीक है, ये सारी किसकी रचनाएं हैं दोस्तों? आप ध्यान रखेंगे ये है सुमित्रा नंदन पंत की। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 142, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को सन 1983 में कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग, ठीक है, इसके लिए दिया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, इससे पहले इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, इस जो गंधास है के बाद प्रश्न दिए गए हैं, इसको गंधास को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। इसमें लिखा हुआ है लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस थे हम्पी विजयनगर को स्वप्नों की नगरी कहा था। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी जिन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। तो पहला क्वेश्चन पूछता है किष्किंधा का बाग किसके शासन का हिस्सा था? तो हमेशा आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ठीक है ना, और वो इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर रखनी है और जैसे पढ़ते रहो, अगर आपको लगे कि इसका आंसर आ गया टिक कर दो, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। ऐसा नहीं है कि पूरा पहले पढ़ो अच्छे से फिर उसको कंक्लूजन निकालो, फिर थोड़ी देर में भूल जाओगे, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर दोबारा से पढ़ो, ऐसे नहीं करना। आपको इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, जैसे माइंड में रखनी है, जैसे आंसर लगे कि हाँ ये हो सकता है उसको मैच करना है। ठीक है, तो पहले वाले में कहता है किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था। तो अब हम ये इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में रखेंगे और ये इसका आंसर देखेंगे किसका हिस्सा था। अब इसको आगे पढ़ते हैं पहले, ठीक है, जैसे हमारा आंसर आएगा हम वहीं रुक जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन कृष्णदेव राय 1509 से 1529 थे जिन्होंने भव्य शक्तिशाली मंदिरों ठीक है शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बनाया। इस शक्ति का पतन पड़ोसी बहनी राज्यों के संग 1565 में संयुक्त आक्रमण के आरंभ हुआ। ठीक है, इस प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भगवान भगवान शेष एक दूसरे टंगी विशाल चट्टानों की निर्जय दृश्यावली के बीच फैले हुए थे। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसे कि वर्णित यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था दोस्तों। ठीक है, तो किसके द्वारा शासित था ये? बाली के द्वारा। किष्किंधा आ गया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आंसर करो आगे बढ़ो। अब ये जो पहले पढ़ लिया वो भी आपको माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 114, किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था? ये तो पहली लाइन में था, ठीक है, ये तो पहली लाइन में ही दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, किसने कहा था? ये लिखा हुआ देखो डोमिंग पेज ने हम्पी को विजयनगर सपनों की नगरी कहा था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सॉरी, किसने हम्पी को सपनों की नगरी किया था कहा था? ये था इसका कौन सा होगा? पुर्तगाली इतिहास डोमिंग पेज, पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेज ने। क्वेश्चन नंबर 145, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? तो ये भी लाइन यहाँ पे दी हुई थी। 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ, ठीक है, ये दी हुई। तो ऑप्शन संयुक्त आक्रमण, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 146, विजयनगर के
भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं। अब ये भी लाइन यहाँ दी हुई थी, ठीक है। देखो विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों के निर्जन दृश्यावली के बीच फैले हैं, ठीक है। निर्जन मीन जनशून्य। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए, ठीक है। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द दान दोस्तों, इसका मतलब होता है क्या होगा, विलक्षण नेत्रों वाला। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से 4 प्रश्नों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही है। उपसर्ग शब्द के डैश में लगते हैं। उपसर्ग दोस्तों शब्द के कहाँ लगते हैं ये आपको बताना है, तो ये लगते हैं कहाँ पे, आरंभ में, ठीक है ना। उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़कर उनका अर्थ क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। जैसे अप, पर, पत, ठीक है, ये सारे उपसर्ग होते हैं कहाँ लगते हैं, आरंभ में। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द ये शब्द का सही तद्भव रूप कपोत है, ठीक है। कहता है आप 4 में से जिनमें से एक शब्द का, दिए गए शब्द का सही तद्भव जो रूप है वो क्या है, कपोत है। जो इसका तद्भव रूप कपोत का होगा दोस्तों, कबूतर। क्या होता है, कबूतर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसका प्रत्यय से नहीं बना है, जो प्रत्यय से नहीं बना है। अब चिकनाहट, चांदनी, खटास, तो इसमें देखो हर जगह प्रत्यय यूज हुआ दोस्तों। प्रत्यय क्या करता है, जो लास्ट में जुड़ के शब्द का क्या कर देगा, मीनिंग बदल देगा, ठीक है ना। जैसे सुंदर प्लस में ता जोड़ेंगे, सुंदरता हो जाएगा। लास्ट में जुड़ के क्या हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, मतलब। तो यहाँ पे चिकनाहट में हट यूज हुआ है, इसमें चांदनी में भी यूज हुआ है, चांद प्लस नी चांदनी, खटास स यूज हुआ है, ठीक है। बखूबी में कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसमें कोई भी प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। जो प्रत्यय से नहीं बना है, कौन सा नहीं बना, बखूबी। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो यूपी पुलिस के इस एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। ये था यूपी पुलिस का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। मैं आपको बता दूं, ये पूछा गया था 28/1/2019 को सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे करते करते हम इसके सारे वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो पूछे गए थे और जो आने वाले, ठीक है, एग्जाम में भी आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। ये हमारी बुक भी आती है पब्लिकेशन की, इसमें सारे क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं और सारे क्वेश्चन आपके वो कवर हो जाएंगे, ठीक है, जो भी यूपी पुलिस में पूछे गए हैं आज तक, ठीक है। तो आप इसको लगातार देखते रहिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे करते करते हम इसके मोस्टली सारे सेट कवर करेंगे प्रीवियस ईयर। आप लगातार देखते रहिए, कमेंट करिए अगर आप डाउट आता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन एक दो बीच में ऐसे आ गए हैं जिसमें विजुअल नहीं था अच्छे से, इस चीज को आगे हम इंप्रूव करेंगे नेक्स्ट सेट में, आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। अभी इसको ऐसे देखिए आप, नेक्स्ट सेट में वो भी चीज आपके लिए इंप्रूव हो जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।